दहलान की आड़ में लेटकर मैं अंधेरा छाने का इंतजार करने लगा, क्योंकि अपने साथी की लाश और अपने हथियारों को फेंक कर भाग जाना मुझे किसी सूरत जेब नहीं देता था। अकरम की क्लाशनकोफ और मेरी रेंज मास्टर पत्थर के पीछे ही पड़ी रह गई थी। इन तक रसाई अंधेरा होने के बाद ही मुमकिन थी। यूं ही लेटे लेटे मेरा दिल दुख और नाउमीदी से भर गया था। निक स्टेवर्ट मुझसे कई गुना बेहतर साबित हुआ था। वो इस वक्त जुनूब मगरिब की जानिब और मैं इसके शुमाल मशरिक की जानिब मौजूद था। सूरज इसके दाएं हाथ और मेरे बाएं जानिब चमक रहा था। इस तरह के हमारी टेलीस्कोप साइटों के सामने वाला अदसा ऑब्जेक्टिव लेंस, जिस पर सूरज की रोशनी यकसां पड़ रही थी, जिस तरह मुझे इसकी टेलीस्कोप साइट के अदसे की चमक नजर आ गई थी, इसी तरह इसने भी मेरे अदसे ही की चमक से मुझे निशाना बनाने की कोशिश की थी। और इसे मेरी खुशनसीबी ही कहा जा सकता है कि इसके ट्रैगर दबाते वक्त मैं इसी की जानिब मुतवज्जा था और फायर से होने वाले शोले को देखकर हिफाजती इकदाम कर गुजरा। इस मायूसी के आलम में मुझे अपने प्यारों की याद बहुत शिद्दत से आने लगी थी। पगली पलवशा, जिसके नज़दीक दुनिया में मुझसे बेहतर निशानेबाज पैदा ही नहीं हो सकता था। अगर इसे मैं कह देता कि एक निशानेबाज के हाथों मैं मरते मरते बचा हूं, तो यकीनन वो मेरी जान को आ जाती, मुझे झूठा, फ्रॉडी और जाने क्या क्या कहती। मेरा यार सरदार खान, जिसके होने से मेरी हिम्मत कई गुना बढ़ जाया करती है, मेरी पीठ पर थपकी देकर लाजमन यही कहता है, राजा साहब, इस फिरंगी बेचारे को क्या पता कि इसने किसके साथ पंगा लिया है। चल अब बूथे पर हंसी ला और उठ जा। मोहतरम उस्ताद राव तसव्वुर साहब, जिनकी गालियां भी दुआएं महसूस हुआ करती थी, फायर कराते हुए वो गलत फायर करने वाले को अपने मखसूस अंदाज में यूं डांटा करते, ओए बेगैरत है, ओए बेशर्मा, बहुत महंगी गोली है जो तुमने हवा में उड़ा दी। अगर तुम में थोड़ी अकल भी होती तो ट्रैगर को यूं ना दबाते जैसे किसी का गला दबाया जाता है। यकीनन इस मौके पर उन्होंने मुझे यही कहना था कि लड़के, जब तुम्हें मालूम है कि मुखालिफ एक अच्छा स्नाइपर है और टेलीस्कोप साइट के शीशे की चमक दूर से नजर आ जाया करती है, तो तुमने पॉपअप कवर, टेलीस्कोप साइट के शीशे पर चढ़ाने वाला प्लास्टिक कवर को जरा सा झुका कर क्यों न रखा, ताकि इसके साए से शीशे की चमक छुप जाती। खबरदार, दोबारा ऐसी गलती की तो जाओ, दोबारा कोशिश करो और गोली जाया न कर दें। या फिर उस्ताद उमर दराज, जिन्होंने यही कहना था, बेटा, अपने से कमतर से मुकाबला करना कौन सा मुश्किल है, मजा तो तब है कि खुद से बेहतर का सामना करो और कभी भी खुद को कमतर ख्याल न करना। हो सकता है तुम्हारी हिकमत अमली में कोई गलती हो। अपने तमाम बही ख्वाह और हमदर्द आज मुझसे कोसों मील दूर थे, बस इनकी यादें और मोहब्बतें ही मेरा सहारा थी। कमांडर अब्दुल हक भी एक अच्छा दोस्त था, मगर सरदार जैसे जिगरी का मुतबादल तो वो नहीं हो सकता था। मैं काफ़ी देर यूं ही लेटा रहा। अचानक मेरे कानों में वायरलेस पर होने वाली बातचीत की आवाज़ सुनाई दी, जिसके पास भी वायरलेस सेट मौजूद था। इसने आवाज़ को मुकम्मल खोला हुआ था। तभी तो काफ़ी दूर से वो आवाज़ मेरे कानों में पड़ गई थी। एकदम चौकन्ना होते हुए मैं करीबी झाड़ी में घुस गया। साथ ही मैंने कमर से बंधे हुए होलिस्टर से ब्रेटा निकाल लिया था। ये कीमती पिस्तौल भी मुझे जिला खान ही से मिला था। वो आदमी दहलान के ऊपर चलते हुए आ रहे थे। लम्हा भर बाद ही मुझे दो आदमी दिखाई दे गए थे। इनकी हतमी तादाद का अंदाज़ा मुझे नहीं था। वायरलेस से उठती हुई आवाज़ मेरे कानों में पहुंच रही थी, मगर बातचीत मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो मेरी नज़रों के सामने से गुजर कर आगे बढ़ी। इनके अकम में एक और मुसल्ले आदमी भी मौजूद था। तीनों ब्रेटा पिस्तौल की रेंज में थे, मगर जब तक इनकी तादाद का अंदाज़ा न हो जाता मैं कोई कार्रवाई नहीं कर सकता था। मैं बेहिसो हरकत झाड़ी में दुबका रहा। यहाँ पर एक लाश और दो हथियार पड़े हैं। ओवर। इस दफ़ा मेरे कानों में बोलने वाले की वाज़ेह आवाज़ आई थी। निक तो दो लाशों का बता रहा था और तुम जानते हो इस बारे इसका अंदाज़ा कभी गलत नहीं हुआ। वायरलेस सेट से उभरने वाली आवाज़ तक भी मेरी समातों की रसाई हो गई थी। शायद दूसरी लाश इनका कोई साथी उठाकर ले गया है। ओवर। इसने अंदाज़ा जाहिर किया। नहीं, यह जगह निक की निगरानी में थी। एक शख्स यहाँ से फरार ज़रूर हुआ है, मगर वो अपने किसी साथी को उठा के साथ नहीं ले गया। ओवर। यहाँ पर एक मैगजीन के साथ गोल चादर लिपटी है और इसमें गोली पेवस्त है। यहाँ से भागने वाले ने यकीनन निक को बेवकूफ़ बनाया है। ओवर। इसने काफ़ी बारीक बीनी से जायज़ा लिया था। ख्याल करो कहीं आसपास ही न छुपा हो। ओवर। फ़ौरन ही इसे एहतियात का मशवरा दिया गया। अगर इसे मरने का शौक हुआ तभी मरजान से पंगा लेगा। ओवर। इसका मुतकब्बराना अंदाज जाहिर कर रहा था कि वो खुद को कोई तोप चीज़ समझ रहा है। इसका डेल डोल और जिसामत भी इसके कहे हुए अल्फाज के मुताबिक ही था। मोटा, ताज़ा, लंबा, तड़ंगा, देवनुमा इंसान था।
लाश को वहीं छोड़ दो और हथियार लेके आ जाओ। ओवर एंड ऑल। उन्हें आखिरी पैगाम मौसूल हुआ। चलो हथियार उठाओ। इसने अपने साथियों को हथियार उठाने का इशारा किया। इसकी नजरें घूमते हुए चारों तरफ का जायजा ले रही थी। एक दफा इसकी उचटती हुई नजर इस झाड़ी पर भी पड़ी जिसमें मैं छुपा हुआ था। इसके दोनों साथी क्लाशनकोफ को कंधे से लटकाकर वहां बिखरा सामान समेटने लगे। दूरबीन, कंपास, लेजर रेंज फाइटर, विंड मीटर, फालतू एमुनेशन वगैरह। मेरे लिए वो सुनहरी मौका था कि हथियार सिर्फ एक आदमी के हाथों में थे। इसे सर में गोली मारकर मैं बड़ी आसानी से बाकी दोनों को हाथ ऊपर करवा सकता था, लेकिन कमांडर होने के नाते इससे मुझे ज्यादा मालूमात हासिल हो सकती थी। इसलिए इसके सर का निशाना साधने के बजाय मैंने इसके दाएं हाथ को निशाना बनाया जिसमें इसने क्लाशनकोफ पकड़ी हुई थी। ब्रीटा की नॉल पर साइलेंसर चढ़ा हुआ था, इसलिए गोली चलने की आवाज के बजाय वो मरजान की चीख सुनकर हड़बड़ाई थी। क्लाशन पर मरजान की गिरफ्त खत्म हुई और क्लाशनकोफ नीचे गिर गई। इसने दूसरे हाथ से अपने मजरूब हाथ को थाम लिया था। इसके साथियों ने हाथों में पकड़ा सामान फेंकते हुए कंधों से लटकी हुई क्लाशनकोफे उतारने की कोशिश की, लेकिन इनकी कोशिश इतनी ही नाकाम हुई थी जितनी हवाई जहाज से बगैर पैराशूट के छलांग लगाने वाले की उड़ने की कोशिश नाकाम हुई थी। इनके सर में लगने वाली ब्रीटा की एक एक गोली काफी रही थी। इनके तड़पने के नज़ारे से बेनियाज होकर मैं मरजान की तरफ मुतवज्जा हुआ। वो अपने बाएं हाथ से नीचे गिरी क्लाशनकोफ उठाने की कोशिश कर रहा था। मैं झाड़ी से बाहर आता हुआ बोला, अगर बाएं हाथ को जाया कराने का शौक है तो बेशक क्लाशनकोफ उठा सकते हो। मुझे कीनातोज नजरों से देखते हुए इसने हाथ में पकड़ी क्लाशनकोफ नीचे गिरा दी। हमारे साथी आते ही होंगे, तुम बच नहीं पाओगे। वो मुझे धमकी देने से बाज नहीं आया था। तुम अपने बाएं हाथ से एक एक करके तमाम हथियार और बिखरा हुआ सामान नशेब की तरफ ले आओ। एक पथरीली चट्टान की आड़ में बैठकर मैंने इस पर पिस्तौल तान लिया। गो इनके वहां पहुंचने का मतलब यही था कि निक स्टेवर्ट ने वहां अपनी निगरानी खत्म कर दी थी, लेकिन इसके बावजूद मैं खतरा मोल नहीं लेना चाहता था। बेहतर होगा कि मुझे जाने दो। वो मेरे हुक्म पर अमल करने पर आमादा नजर नहीं आ रहा था। मैं इत्मीनान भरे लहजे में बोला, मरजान खान, बेहतर तो यही होगा कि तुम दोनों टांगों और बाएं हाथ को सलामत रखते हुए ये काम सरंजाम दो। अगर एक टांग जख्मी करा के तुम ज्यादा बेहतर काम कर सकते हो तो यकीनन मुझे एतराज नहीं होगा। इस मर्तबा इसकी समझ में मेरी बात आ गई थी। थोड़ी देर बाद 4 क्लाशनकोफे, रेंज मास्टर और स्नाइपिंग का दूसरा सामान वो मेरे करीब लाकर ढेर कर चुका था। आड़ में करके मैंने इसकी जामे तलाशी ली और फिर इसी की चादर से पट्टी फाड़ कर इसके हाथ पर बांध दी। थोड़ी देर बाद अकरम की लाश को इसके कंधों पर लाद कर मैं इसे अपने आगे चलाकर मखसूस ठिकाने की तरफ रवाना हो गया। अपनी पीठ पर मैंने रेंज मास्टर का थैला उठाया हुआ था, जबकि क्लाशन मैंने हाथों में तैयारी हालत में पकड़ी हुई थी। बाकी क्लाशनकोफे मैंने वहीं एक झाड़ी में छुपा दी थी। दोपहर ढलने वाली थी और सूरज डूबने से पहले मैं किसी महफूज जगह तक पहुंच जाना चाहता था। मरजान खान जख्मी हाथ के बावजूद बड़ी आसानी से अकरम की लाश उठाकर चल रहा था। यकीनन वो किसी मुनासिब मौके की तलाश में था जब वो मुझ पर काबू पाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन इस बेवकूफ़ को यह पता नहीं था कि इस वक्त वो पाक आर्मी के एक तरबियत याफ्ता स्नाइपर के कब्जे में था। मैं इस बारे जरा सा भी खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैं एक मखसूस फासला रखकर इसके पीछे चल रहा था, यूं कि ना वो भाग सके, ना मुझसे दूर जा सकता था और ना अकरम की लाश को मुझ पर फेंक कर कोई फायदा हासिल कर सकता था। क्लाशनकोफ की एक सिलिंग अकरम की कमर से बांधकर दूसरी सिलिंग का फंदा बनाकर मैं इसके गले में डाल दिया था और दोनों सिलिंगों को आपस में जोड़ दिया था। इस तरह अकरम की लाश को फेंक कर वो भागने की कतन नहीं सोच सकता था। मेरे हाथ में पकड़े हुए वायरलेस सेट पर इसे पुकारा जाने लगा, मरजान खान, तुम कहाँ पहुंचे हो? ओवर। इसे बता दो तुम रास्ते में हो। मरजान के करीब पहुंचकर मैंने इसे रुकने का इशारा करते हुए वायरलेस इसके मुंह के करीब पकड़ लिया था। हमें करीबन आधा घंटा मजीद लगेगा। ओवर। इसने बड़ी शराफत से मेरे हुक्म की तामील की थी। ठीक है, एहतियात से आना। ओवर एंड ऑल। इसका साथी मुतमईन होकर खामोश हो गया। वापसी के सफर में हमें चढ़ाइयों से ज्यादा उतराइयों का सामना रहा, इसलिए मतलूबा फासला हमने बहुत जल्द तय कर लिया था। शाम का अंधेरा गहरा होने से पहले मैं मरजान खान के साथ इस पहाड़ी की बुनियाद में मौजूद, जिसके करीबन दरमियान में मुजाहिदों का ठिकाना था। मुलगजा अंधेरा हर तरफ फैल गया था। मैंने मरजान को गलत हरकत से रोकने के लिए इसके मजीद नजदीक हो गया था। रुको, इसे रुकने का कहकर मैंने सामने जाकर देखा। वो फंदे की गिरा खोलने की कोशिश कर रहा था। क्लाशनकोफ की नाल इसकी ठोड़ी से लगाकर मैंने दोबारा हाथ से गिरा को ठीक करके बांध दिया।
इतनी सर्दी के बावजूद इसके चेहरे और गर्दन पर पसीना बह रहा था। रास्ते में मैंने इसे 2-3 मिनट से ज्यादा सुस्ताने का मौका नहीं दिया था। चलो, इसे आगे बढ़ने का इशारा करके मैंने टॉर्च निकाल ली और मखसूस अंदाज में जलाने बुझाने लगा। फौरन ही रोशनी का इशारा मौसूल हो गया था और फिर तवक्का के मुताबिक 10 मिनट बाद 3-4 मुजाहिद नीचे उतरते हुए हमारे करीब पहुंच गए थे। अपनी शनाख्त बताकर मैंने उन्हें मजीद करीब बुला लिया। इसने मेरी पीठ से रेंज मास्टर का थैला उतार कर खुद पहन लिया। इसी ने तशवीश भरे अंदाज में अकरम की बाबत पूछी। मैं दुखी दिल से बोला, अकरम हम में नहीं रहा। ये कौन है? इसने आहिस्ता रवि से आगे बढ़ते मरजान की तरफ इशारा किया। ये दुश्मन है और इसके कंधे पर अकरम की लाश है। मजीद कोई बात किए वो खामोशी से आगे बढ़ गए। ठिकाने पर पहुंचते ही वायरलेस सेट से मरजान पार्टी को पुकारने की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। मैंने सेट को ऑफ कर दिया। अकरम की लाश को इसके कंधों से उतार कर जिला खान के आदमियों ने मरजान के हाथ पांव बांध कर एक गार में बंद कर दिया था। खाना खाकर मैं इन्हें कारगुजारी सुना रहा था। अकरम को जल्दबाजी नहीं करना चाहिए थी। मेरी बात के इख्तिताम पर कमांडर अब्दुल हक ने जुबान खोली। जब वक़्त पूरा हो जाए तो फिर कोई एहतियात काम नहीं आती। जिला खान ने अपने ख्याल का इजहार किया। अब्दुल हक ने पूछा, तो अब क्या इरादा है? गहरा सांस लेकर मैं खामोश हो गया था। अब्दुल हक ने 1-2 मिनट मेरे जवाब का इंतजार किया। मुस्तकिल खामोशी पाकर वो मुझे तसल्ली देने लगा। इसमें आपकी गलती नहीं है ज़ीशान भाई, बल्कि आपने तो एक के बदले 2 को मौत के घाट उतारा और एक को कैदी बनाकर भी ले आए। मैं आराम करना चाहता हूँ। इस मरतबा भी अब्दुल हक की बात का जवाब दिए बगैर मैं कहवे की खाली प्याली दस्तरखान पर रख कर उठ गया। बिस्तर में घुसते ही मुझे मायूसी और उदासी ने घेरे में ले लिया था। शेर को सवा शेर टकरा जाए तो यही हुआ करता है। मैं अपनी खामियों का जायजा लेने लगा। इस वक्त मुझे किसी अपने की ज़रूरत बहुत शिद्दत से महसूस हो रही थी। अगर पलवशा मेरे साथ होती तो अब तक मैं अपनी शिकस्त का गम भूल कर नए अज़म की जोत जगा चुका होता। मगर जाने वो कहाँ गुम हो गई थी। मेरी हमराज, मेरी मुहाफिज, मेरी साथी, मेरी बीवी, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर हर मुश्किल में कूद पड़ने वाली, मेरी रूखी फीकी जिंदगी में खुशियाँ और सुकून भरने वाली जाने कहाँ गायब थी। अब तो यूं लगने लगा था जैसे इसके साथ बीता वक्त एक सुहाना सपना ही तो था। इसकी मधुर आवाज़ सुनने को मेरे कान तरस गए थे। इसकी मौनी सूरत के दीदार के लिए आंखों की प्यास बढ़ गई थी। हाथों को इसकी लमस की चाह थी तो नाक को इसकी खुशबू सूंघने को बेताब थी। अपनी शिकस्त को भुलाकर मैं इसी को सोचता गया और इसी सोचों ने मुझे नींद की वादियों में धकेल दिया, जहां अब तक वो मुझसे बिछड़ी नहीं थी। इसके जानदार कहकहे मेरी समातों को रौनक बख्श रहे थे। इसकी शरारतें मेरे होंठों को हंसने पर मजबूर कर रही थी और इसकी मौनी सूरत मेरी आंखों की प्यास बुझा रही थी। मुझसे अटकेलियां करते करते वो एकदम संजीदा हो गई और मेरी गोद में सर रखे हुए इसने अपनी रोशन आंखें मेरे चेहरे पर गाड़ते हुए पूछा, राजू, क्या कभी आपने खुद से बेहतर निशानेबाज देखा है? निक स्टेवर्ड मुझसे बेहतर है ना? इसके चेहरे पर झुकते हुए मैंने साफ गोई से इकरार किया। आपको कैसे पता चला? क्या कभी आमना सामना हुआ है? हाँ, मैं इसे गुज़श्ता रोज होने वाली झड़प की तफसील सुनाने लगा। वो बहस करते हुए बोली, तो इसके पहले गोली चलाने की वजह से वो बेहतर हो गया। हो सकता है इसने आपको पहले देख लिया हो और आपकी नज़र इस पर बाद में पड़ी हो। इसने मेरी टेलीस्कोप साइड के शीशे में गोली मारकर मुझे मार ही दिया था। वो तो किस्मत अच्छी थी जो मैंने बर वक्त सर हटा लिया। वो वसूख से बोली, किस्मत के बारे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन ये आपकी महारत ही थी जिसकी वजह से आप इसकी गोली का शिकार होने से बच गए। और अगर इसे एक लम्हे की देर हो गई होती तो यकीनन वो अपना सर पीछे ना हटा पाता। मैंने मुंह बनाया, तुम बस मुझे झूठी तसलियां दे रही हो। राजू, मेरी आंखों में देखो। इसकी हल्की नीली आंखें झील सैफुल मलूक से भी गहरी थी। मैं इनकी अथाह गहराइयों में डूबता चला गया। इसकी आवाज़ सरगोशी में ढल गई थी। राजू, मैं झूठ नहीं कहती और कभी मुझे मायूस न करना। मुझे आप पर बहुत मान है, बहुत भरोसा और बहुत यकीन है। कभी किसी से हार ना मानना, वरना आपकी पलोशें नहीं रहेगी, गम से मर जाएगी। इसका मायूस लहजा मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फौरन बोला, ऐसी बातें नहीं करते। निक स्टेवर्ट तो मेरे बाएं हाथ की मार है। मैं तो बस मजाक कर रहा था। जानती हो, इसके चेहरे पर सुकून फैल गया था। अब बस जल्दी से इसका टुनटुना ख़त्म करो और मेरे पास पहुँचो। मेरा एक एक पल साल बनकर गुजर रहा है। इसी वक्त मेरी आँख खुल गई और मैं कोशिश के बावजूद सो नहीं सका था। सुबह की नमाज पढ़कर मैंने नाश्ता किया और तलुए आफ्ताब के साथ नई लूपोल्ड साइट निकाल कर इसे सिफर करने के लिए गार से बाहर निकल आया। रेंज मास्टर का पूरा थैला ही उठा कर ले आया था कि सिफरिंग में फासला नापने वाले आले और विंड मीटर वगैरह की भी ज़रूरत थी।
कमांडर अब्दुल हक ने मुझे राइफल के साथ गार से बाहर जाते देख लिया था, वो भी मेरे पीछे चलाया था। इसकी आमद से पहले मैं चंद फायर कर चुका था। जीशान भाई, लगता है तैयारी शुरू कर दी है। हाँ, मैंने इस बात में सर हिलाया। कल सुबह सवेरे दोबारा जा रहा हूँ, मेरे लिए किसी समझदार साथी का इंतखाब कर लो। वो मुस्कुराया, यहाँ पर मुझसे समझदार कोई भी नहीं है, तो फिर खुद ही तैयार हो जाना। मैंने एलिवेशन और डिफ्लेक्शन नाब में मुनासिब तब्दीली करते हुए कहा। इसने मुंह बनाया, मैं तो पिछली बार भी तैयार था। मैंने कहका लगाया, आपकी जिंदगी के कुछ दिन बकाया थे ना, तभी आप साथ न जा सके। इसका कहका मुझसे भी बुलंद था। अच्छा, कैदी से किस वक्त पूछगछ करोगे? आखिरी गोली फायर कर लूं, फिर चलते हैं। मैं राइफल के पीछे लेटकर सिफरिंग को परखने के लिए तैयार था। कोई मुनासिब पत्थर ढूंढने के लिए मैंने साइड में देखते हुए बैरल को घुमाया। मैं नजदीकी पहाड़ी पर कोई हदफ तलाश कर रहा था। अचानक मुझे दूर एक पहाड़ी पर हरकत नजर आई। ये वही पहाड़ी थी जिस पर कल अकरम शहीद हुआ था। मज़कूरा पहाड़ी का ज़मीनी फासला तो ज़्यादा था, मगर हवाई फासला 2 किलोमीटर ही के बकदर था। वो पहाड़ी हमारे ठिकाने से ज़्यादा बुलंदी पर वाक़ थी। मैंने फ़ौरन लेज़र रेंज फाइंडर से फासला नापा। 2100 मीटर बन रहा था। बुलंदी का जाविया नाप कर मैंने हिसाब लगाया। 1950 मीटर की रेंज निकली। मैंने फ़ौरन मतलूबा रेंज लगाई और आई ग्लास से मखसूस फासला रखकर अपना गाल बट पर टेक दिया। मेरी तेज़ी देखते हुए कमांडर अब्दुल हक को भी शक गुजरा। खैर तो है, बड़ी तेज़ी का मुजाहिरा कर रहे हो। खुशगवार हैरत के इजहार के साथ इसने थैले से दूरबीन उठाकर आंखों से लगा ली। कल हम जिस पहाड़ी पर गए थे वहां हरकत नजर आ रही है। ये कहते हुए मैंने साइड में झांकते हुए कहा, 6 नहीं 7 आदमी हैं। 8 9 10 3 ढलान पर हैं। कमांडर ने पुरजोश लहजे में तस्दीक की, मगर फासला कुछ ज्यादा नहीं है। इसकी बात का जवाब देने के बजाय मैंने एक साकिन आदमी पर शिस्त बांधी जो शायद वायरलेस पर बात कर रहा था। लुबलुबी दबाते ही हल्की सी ठक हुई और मज़कूरा शख्स उछल कर नीचे गिर गया। इसे तड़पते देखकर दाएं बाएं मौजूद अफराद इसे संभालने के लिए इसकी तरफ बढ़े। मजीद 2 के गिरते ही बाकियों की समझ में ये बात आ गई थी कि तड़पने वालों को संभालने से ज्यादा अपने जिस्म को आड़ में रखना अहम होगा। 3 आदमी मुखालिफ जानिब की ढलान में उतर कर मेरी नजरों से ओझल हो गए थे, जबकि एक मेरी तरफ मौजूद ढलान में उतरने की हमाकत कर बैठा। इसके 3 साथी और भी इस तरफ मौजूद थे और अपने साथियों की चीखों पुकार सुनकर वो भी ऊपर की तरफ देखने लगे थे। ढलान पर मौजूद आदमियों का अपने मरने वाले साथियों से इतना ज्यादा फासला नहीं था कि मुझे रेंज में कोई तब्दीली करना पड़ती। मैंने जल्दी से मैगजीन तब्दील की कि पहले वाली मैगजीन में सिर्फ 3 गोलियां ही मौजूद रह गई थी। नई मैगजीन लगाते ही मैंने राइफल कॉक की और अगली गोली पनाह के लिए गलत सिमत का चुनाव करने वाले को ले डूबी। ढलान पर पहले से मौजूद तीनों आदमी आड़ की तलाश में ऊपर की तरफ भागे, क्योंकि इन्हें गोलियां चलने की सिमत मालूम हो गई थी। चंद गज चढ़ाई चढ़ना इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन ऐसी चढ़ाई पर भागकर नहीं चढ़ा जा सकता था। अगली 2 गोलियों ने मजीद 2 को जद्दोजहद से बेनियाज कर दिया था। तीसरा एक झाड़ी में दबक गया, लेकिन इसकी बदकिस्मती के झाड़ी सिर्फ नजरी आड़ दे सकती है, गोली के लिए कोई हिफाजत मुहैया नहीं करती। इसके साथ ही मुझे दूर से फायर की आवाज़ सुनाई देने लगी। यकीनन वो अंधाधुंध फायर करके एमुनेशन को ज़ाया कर रहे थे। 2-3 लम्हे झाड़ी पर शिस्त बांधने के बाद मुझे इसका हेौला नजर आने लगा। इसके सर वगैरह का तो कोई खास अंदाजा नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने अंदाजे ही से गोली फायर कर दी। झाड़ी में होने वाली हलचल ने मुझे कामयाब फायर की नवीद सुना दी थी। यार, स्नाइपर वाकई बहुत खतरनाक होते हैं। मेरे साथ लेटा अब्दुल हक पता नहीं मेरी तारीफ कर रहा था या मुजम्मत। मैंने अपनी शिस्त बुलंदी पर पड़ी लाशों की तरफ मुंतकिल करते हुए कहा, फौरन कमांडर जिला खान को कहो कि एक पार्टी तैयार करे। मैं यहीं लेटे हुए दुश्मन को लाशें उठाने से रोकूंगा। वो रोशनी खत्म होने से पहले किसी लाश को हाथ नहीं लगा सकते। कमांडर के आदमी छुपते हुए मुनासिब जगहों पर मोर्चे संभाल लें। वो अंधेरा चाहते ही अपने साथियों की लाशें उठाने आएंगे और इस वक्त किसी को वापस नहीं जाना चाहिए। ठीक है कहते हुए वो गार के अंदर की तरफ भाग पड़ा। मैं स्नाइपर्स की अजली हठधर्मी और जिद का मुजाहिरा करते हुए इसी तरफ मुतवज्जा रहा। हमें तरबियत के दिनों में कई घंटों तक एक ही जानिब शिस्त बांध कर लेटना पड़ता था। पूरे दिन में हदफ ने सिर्फ 30 सेकंड के लिए नमूदार होना होता था। फायर करने के लिए एक ही गोली होती थी और नाकामी की सूरत में उस्ताद राव तसव्वुर साहब का सामना करने के ख्याल ही से हमारी रूह फना होने लगती थी। सरदार खान तो कहा करता था कि अगर कोई हदफ पर गोली न मार सके तो इसके लिए बेहतर यही है कि इस गोली को अपने सर में मार कर इज्जत की मौत कबूल कर ले, वरना राव तसव्वुर साहब की जली कटी बातें सुनकर इसने बाद में वैसे ही खुदकुशी कर लेना है। हम सब तसव्वुर साहब से इतना ही डरते थे जितना कौवा गुलेल, चूहा बिल्ली और हिरन शेर से डरता है।
लेकिन तरबियत के बाद हमें मालूम हुआ कि बज़ाहिर निहायत सख्त दिल और बेरहम नजर आने वाले राव तसव्वुर साहब दिल के कितने नरम और हमदर्द इंसान हैं। छोटी छोटी बातों पर जज्बाती होकर आंखें नम करने वाले हमारे शफीक उस्ताद ने बस तरबियत के दिनों में जल्लाद का रूप इख्तियार किए रखा। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।